बच्चों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग का अर्थ क्या होता है? सीपीयू में एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को रन कराना मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग होटल में गए और कई लोग हैं, 4-5 लोग जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि हमने वेटर को ऑर्डर दिया और वो ले कर के आया। कुछ समय के लिए जैसे हमें दूसरा ऑर्डर देना है, लेकिन उसके बीच में हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन सा ऑर्डर करना है, स्वीट डिश करनी है या और क्या करना है। तब हम देखते हैं होटल में कि जो अदर वेटर होते हैं वो दूसरे कस्टमर को देने लगते हैं। वो खाली नहीं बैठ रहे हैं कि सिर्फ मेरे पास मेरे ऑर्डर का वेट करते रहें, बल्कि वो दूसरे कस्टमर को अटेंड करने लगते हैं। फिर जब वो वहाँ से खाली होते हैं तभी वो मेरे ऑर्डर को लेने आते हैं। तो इस तरह से सीपीयू होता है कि अगर हमारी इंटरनल मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्रामिंग हो रहे हैं, तो उसमें से एक यूज़र अगर पहली प्रोग्रामिंग मान लो टाइप कर रहा है और उसे प्रिंट आउट देने में समय लग रहा है, वो इनपुट दे रहा है, और उसके अलावा दूसरे यूज़र जो है वो आउटपुट कमांड दे दिया, तो सीपीयू खाली नहीं बैठेगा। वो इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू, इन सब का पूर्ण उपयोग हो सके और कोई खाली ना बैठे, इस कार्य को हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसे और एक उदाहरण की तरह समझ सकते हैं। हम लोग बैंक जाते हैं, वहाँ बहुत लंबी क्यू होती है। कुछ लोगों को पैसा निकालना होता है, कुछ लोगों को पैसा जमा करना होता है, कुछ लोग अपने कुछ बैलेंस जानने के लिए कुछ फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, या उन्हें कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। तो वो जो कैशियर होता है वो देखता है कि अगर सबका जिस व्यक्ति का पूरा काम कंप्लीट है, वो उसका फॉर्म भी भरा है, विड्रॉल फॉर्म भी है और सब कुछ है, पासबुक वगैरह, तो सबसे पहले वो पैसा दे देगा उसको, और जमा करने वाले को कहेगा फॉर्म भर के लेके आओ। और इसके अलावा उसके एक सीट बनती है कि उसमें 10 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, इसका कैलकुलेशन करके टोटल करके फिर उसे भरेगा। कुछ टाइम लगेगा, तो वो नेक्स्ट जो होगा उसको देखेगा। इस तरह से जो बैंक का कैशियर है वो सिर्फ एक ही कस्टमर को लेके नहीं बैठता, वो कई काम एक साथ करता रहता है, और उस पैसे को वो उसमें एंट्री भी करता है, कंप्यूटर में चढ़ाता भी है, कुछ की पासबुक एंट्री भी हो जाती है। और इस तरह से ये हम मल्टी प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य सीपीयू और इनपुट आउटपुट युक्तियों का पूर्ण उपयोग करना था। मल्टी प्रोग्रामिंग का अर्थ है सीपीयू में एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम रन करना। इसके लिए सीपीयू में एक से अधिक रजिस्टर लगाए गए। कौन सी जॉब पहले रन करनी है और कौन सी बाद में, इसका निश्चय करने के लिए जॉब शेड्यूलिंग तकनीकी का प्रयोग की जाता है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। जो पहले आता है पहले उसको हम लोग प्रेफर करते हैं। जो प्रोग्राम पहले कंप्यूटर में गया, सीपीयू उसको पहले दिया। दूसरा टेक्निक आया SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और पहले आने में भी जो प्रोग्राम सबसे छोटा हुआ, सीपीयू सबसे पहले उसको रन किया। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, और उसमें जब वो छोटा था पहले हो गया, उसके अलावा उसमें हर जॉब के लिए एक टाइम फिक्स कर दिया। तो इस जॉब में जब ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है तो वो आधे पे ही सेकेंड वाले को प्रेफर कर दे और उसको रोक दे, नेक्स्ट राउंड में उसको करें। तो इस तरह की टेक्निक को हम लोग कहेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो इसे हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सीपीयू के अधिकतम उपयोग के लिए तैयार जॉब
सेकेंडरी मेमोरी पर एक जॉब पूल में रखी जाती है। इनमें से कुछ जॉब मुख्य मेमोरी में लाई जाती है। मुख्य मेमोरी में लाई गई जॉब में से एक रन हो जाती है। पूरी हो चुकी जॉब मुख्य मेमोरी से हटा ली जाती है और जॉब पूल से अन्य जॉब उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। मल्टी प्रोग्रामिंग को हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसमें मान लीजिए कई यूज़र हैं और सब अलग अलग तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई सी का कर रहा है, कोई फोरट्रॉन का कर रहा है, कोई कोबोल का कर रहा है, जिसमें से मान लो जॉब 1 और जॉब 3 ये सारे 1 2 3 ये सारे तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हैं, जिसमें जॉब 1 और जॉब 3 रनिंग स्टेट में है। तो सीपीयू डिसाइड करेगा कि सबसे पहले किसको लें। तो जो सबसे पहले रनिंग स्टेट में है उसको उसने ले लिया। उसमें ये नहीं है कि पहले ये 1 और 3 दोनों ही प्रोसेसिंग होने लगी। इसने क्या किया, इसमें से अभी हमने जो टेक्निक पढ़ी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सर्व, राउंड रॉबिन शेड्यूल, उसके अनुसार वो इनमें से डिसाइड करेगा कि किस प्रोग्राम की प्रोसेसिंग पहले करनी है और किसकी बाद में करनी है। तो इसमें से उसने जॉब 1 की प्रोसेसिंग की। मान लो वो बीच में किसी कारणवश उसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ी और वो ब्रेक हो गया, तो सीपीयू वहाँ पर खाली नहीं बैठेगा, वो जॉब 3 को लेगा और उसकी प्रोसेसिंग करने लगेगा। और तब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी जब तक वो इनपुट आउटपुट ले रहा है, और उसके बाद फिर वो जॉब 1 का प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट देगा। अब इससे कुछ लाभ और कुछ हानियाँ भी होती हैं। जैसे लाभ में देख लेते हैं। पहला लाभ तो ये है कि सीपीयू का पूर्ण उपयोग हो रहा है, वो जल्दी खाली नहीं बैठ रहा है। एक से खाली होता है तो दूसरा प्रोग्राम वो करने लगता है। तो इससे हमारे जो रिस्पांस टाइम है उसमें कमी आती है, उसमें हमें बहुत ज़्यादातर देर तक वेट नहीं करना पड़ता। सीपीयू का आइडल टाइम कम किया गया, मतलब उसका जो खाली बैठने वाला टाइम है उसे इस प्रोग्रामिंग के तहत कम हो गया, वो बिजी रहा। एक से अधिक यूज़र एक सीपीयू पर अपने प्रोग्राम रन कर सकते हैं। यूज़र को तो इसमें एक चीज़ बात समझने वाली है कि यूज़र को तो लग रहा है कि हमने कई प्रोग्राम दिया सीपीयू को और सब एक साथ ही वो प्रोसेसिंग कर रहा है, पर वो सिर्फ फील हो रहा है। वास्तव में सीपीयू एक एक प्रोग्राम को ही रन कर रहा है, एक साथ कई प्रोग्राम को नहीं रन कर रहा है, जिसे हम लोगों ने अभी तक देखा। हानि, कठिन शेड्यूलिंग, सेकेंड मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, और तीसरा पेजिंग। नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं या मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग से भी कहते हैं। इस बात पर पहले कुछ भाषाओं से परिचित हो जाएं, जैसे थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? जब बहुत सारे जॉब कई लोग यूज़र दे रहे होते हैं तो उन जॉब की जो संख्याएं होती हैं वो थ्रूपुट कहलाती है। इस टाइम अर्थात कंप्यूटर द्वारा एक दिए गए समय में प्रोसेस की जा रही कुल जॉब संख्या थ्रूपुट कहलाती है। दूसरा टर्म है टर्न अराउंड। प्रयोगकर्ता के द्वारा जब एक जॉब रन हो रहे होते हैं तो उसमें दिए जाने वाले परिणाम प्राप्त करने वाले, मतलब दिए जाने वाले इनपुट और प्रोसेसिंग होने के पश्चात जो हमें प्राप्त हो रहा है परिणाम आउटपुट, इनपुट से आउटपुट तक के बीच में जो भी समय लगता है उस समय को हम लोग टर्न अराउंड कहते हैं। इंटरैक्टिव सिस्टम, यदि प्रयोगकर्ता कई काम कर रहा होता है तो जिस समय प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं उसके बीच में यूज़र कीबोर्ड माउस के द्वारा रन हो रहे प्रोग्राम को कमांड या इनपुट देता है, तो इसे इंटरैक्टिव सिस्टम कहते हैं। मल्टीटास्किंग हम लोग कहते हैं कि जैसे मान लो एक यूज़र टाइप भी कर रहा है, म्यूजिक भी सुन रहा है और कुछ आउटपुट भी निकाल रहा है, तो एक समय में वो 3 काम कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, म्यूजिक सुन रहा है और प्रिंट आउट भी निकाल रहा है। तो डिफरेंट काम को एक ही समय में करने को हम लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं।
टाइम शेयरिंग सिस्टम में रन हो रहे अनेक जॉब के मध्य सीपीयू का समय इस प्रकार से और इतनी शीघ्रता से वितरित किया जाता है कि प्रयोगकर्ता को पता ही नहीं चलता कि कब उसका प्रोग्राम रन हो रहा है और कब नहीं। मुख्य उद्देश्य क्या है? रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाना और मल्टीपल जॉब को एक साथ रन कराना। सीपीयू शेड्यूलिंग के द्वारा एक ही कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों को अनेक यूज़र एक साथ कर सकते हैं। लाभ: पहला, टर्न अराउंड टाइम न्यूनतम। टर्न अराउंड टाइम इनपुट से आउटपुट तक का बीच का समय। दूसरा, एक ही समय पर एक ही कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों से अनेक जॉब को रन किया जा सकता है। हानि क्या क्या हुई? एक साथ कई प्रोग्राम रन होने के कारण मुख्य मेमोरी में जगह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, मेमोरी सुरक्षा व्यवस्था एक चुनौती है। फिर नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर, एक ही व्यक्ति में एक ही यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें यूज़र को सुविधा के अनुसार सबसे पहले सिंगल यूज़र में MS-DOS यूज़ हुआ। MS-DOS में किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड देने पड़ते थे, तो वो फ्रेंडली यूज़ नहीं हो पाता था, उतना इजी नहीं था, तो उसमें GU आया। GU के बाद फिर उसमें विंडोज़ आया। विंडोज़ में ऑपरेशन सरल हो गया और कई प्रोग्राम आसानी से करने लगे और रिस्पांस टाइम और थ्रूपुट भी अधिक देने लगा, इसलिए यह बहुत ही लोकप्रिय हो गया। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग एक ही व्यक्ति करता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य यूजर की सुविधा, सरल संचालन और रिस्पांस टाइम, न्यूनतम टर्न अराउंड टाइम था। MS-DOS सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था। यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए गए जिसमें GUI आया। उदाहरण MS विंडोज़ में एक साथ कई ऑपरेशन प्रोग्राम रन किए जा सकते थे। रिस्पांस टाइम और थ्रूपुट अधिक था, इसलिए यह सर्वाधिक प्रचलित लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगली वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में हम लोग करेंगे। इस पार्ट में समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।